गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू योर ओन चैनल मदर्स पायर। और आज हम कवर करेंगे 29 नवंबर के करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक थॉट के साथ। तो आज का थॉट है, द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। मतलब कल के लिए बढ़िया प्रिपरेशन वही होगी, बढ़िया तैयारी वही होगी जो कि जब हम अपना आज बिल्कुल बेस्ट देंगे। अगर हम आज अपना बेस्ट देंगे तभी हमारा कल बढ़िया होगा। ठीक है। तो चलते हैं पहले करंट अफेयर के साथ। तो आज का पहला करंट अफेयर है कि WPL 2026 ऑक्शन, दीप्ति शर्मा मैग लेनिंग अमंग द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइज। ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि दीप्ति शर्मा कौन है। दीप्ति शर्मा इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की प्लेयर, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर है। इनका ये मेनली ऑलराउंडर है। तो इन्होंने अभी ये जो हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, 2025 क्रिकेट वर्ल्ड कप, वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसमें वुमेन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता है। उसी के साथ साथ ये ऑलराउंडर हैं, ये बैटिंग भी कर लेती हैं और बॉलिंग भी कर लेती हैं। तो अभी ये जो WPL मतलब वुमेन प्रीमियर लीग की जो ऑक्शन हुई, इनमें यूपी वॉरियर्स ने इनको खरीद लिया इन 3.6 करोड़। इसी के अराउंड एक फिगर है, उसमें इनको खरीद लिया। और इसके अलावा बात की जाए सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव बाय किसको किया गया है ओवरऑल जब से स्टार्ट हुआ है। तो ये जो वुमेन प्रीमियर लीग स्टार्ट हुआ है 2023 से, तो 2023 से लेके और ये 2026 की जो ऑक्शन हुई है, इसमें अभी तक सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर रही है स्मृति मंदाना, जो कि RCB की प्लेयर है। ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड न्यूज़ पे। तो हमारी सेकंड न्यूज़ है, नियरली 100 किल्ड एज साइक्लोन दितवा बैटर श्रीलंका। अब साइक्लोन का क्या मतलब होता है? साइक्लोन का मतलब होता है एक तरह का चक्रवात। चक्रवात मतलब विंड्स का एक फॉर्मेशन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होता है, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट होता है और बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जो एरिया वो अफेक्ट करता है। तो अभी ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका में एक साइक्लोन आया जिसका नाम है साइक्लोन दितवाहा। अब ये जो दितवाहा वर्ड है, ये दिया गया है यमन कंट्री के द्वारा। यमन कंट्री ने इस साइक्लोन का नाम रखा है जिसका नाम है साइक्लोन दितवाहा। अब ये श्रीलंका आया और श्रीलंका में इसने बहुत बुरा हाल किया, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ वगैरह हुई है। और अभी बात करें तो ये जो साइक्लोन दितवाहा है, ये इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया की तरफ बढ़ते बढ़ते तमिलनाडु को रेड अलर्ट पर डाल दिया गया कि आप अपना बचाव कीजिए साइक्लोन दितवाहा से। पूरे जितने प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं साइक्लोन के आने के से पहले, वो सारे प्रिकॉशंस लिए ताकि आप साइक्लोन जो तमिलनाडु है वो साइक्लोन दितवाहा से बच सके। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की सेकंड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी थर्ड न्यूज़ पे। तो आज की थर्ड न्यूज़ है जो सेकंड न्यूज़ से रिलेटेड ही है। आज की थर्ड न्यूज़ है, इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन सागर बंधु टू प्रोवाइड रिलीफ सप्लाईज टू श्रीलंका। अभी जैसे मैंने बताया कि श्रीलंका में साइक्लोन दितवाहा आया और उसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया है। अब वो जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसी को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि अपने नेबरहुड में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो। और श्रीलंका बीइंग आवर नेबरहुड नेशन, so we decided to help them. So due to this we have provided them relief assistance। जैसे कि हमने उनको प्रोवाइड किया मटेरियल, हमने उनको बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड किया, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन, इसके अलावा फूड, इसके अलावा और भी बहुत सारी सप्लाईज जो कि हेल्प कर सकती हैं रिलीफ के लिए, रिलीफ असिस्टेंस के लिए। तो इसके लिए हमने ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया। ऑपरेशन सागर बंधु में हमने रिलीफ सप्लाईज दी श्रीलंका को। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो रिलीफ सप्लाईज हैं ये कौन सी दो शिप लेके गई। तो इंडिया की एक शिप है जो कि हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है, जो कि INS विक्रांत एक वो थी, और दूसरी शिप थी INS उदयगिरी। ये तो दो शिप थी, ये गई थी हमारी श्रीलंका सारे रिलीफ सप्लाईज लेकर। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की थर्ड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी फोर्थ न्यूज़ पे। हमारी फोर्थ न्यूज़ है, यूरोपियन यूनियन लीडरशिप एक्सेप्ट्स इनवाइट फॉर चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे परेड। अच्छा, अगर हम 2025 की बात करें तो हमारे जो रिपब्लिक डे है वो आता है 26 जनवरी को। अब जो 26 जनवरी है, इस साल की जो 26 जनवरी की परेड थी, उसमें हमारे चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबावो सुबियांतो। वो थे हमारे इस साल के मेन गेस्ट, चीफ गेस्ट ऑफ दिस 2025 ईयर्स रिपब्लिक डे परेड। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर होगा, 2026 ईयर होगा, उसकी जो चीफ गेस्ट होंगे वो दो लोग होंगे। एक एक मेल होंगे और एक फीमेल होंगे। जो मेल होंगे उनका नाम है उर्सुला वॉन डेयर लेयन, जो कि प्रेसिडेंट है इलेक्शन कमीशन के, यूरोपियन कमीशन के। और वहीं एंटोनियो कोस्टा जो कि फीमेल है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। ये जो दो लोग होंगे, इन लोगों को इन्विटेशन भेजा गया और इन लोगों ने इन्विटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया। तो अब जो नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी आएगी, रिपब्लिक डे, जिस दिन रिपब्लिक डे होता है उस दिन रिपब्लिक डे की परेड में चीफ गेस्ट इन दो लोगों को बनाया जाएगा। ठीक है। तो वो दो लोग कौन है? वो है उर्सुला वैन डर लेन, जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के, और वहीं एंटोनियो कोस्टा जो कि एक फीमेल है, जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल की। तो ये थी हमारी फोर्थ न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी फिफ्थ न्यूज़ पे। तो आज की फिफ्थ न्यूज़ क्या है? आज की फिफ्थ न्यूज़ है, जापान विल पे पेनफुल प्राइस इफ इट स्टेप्स आउट ऑफ लाइन ओवर ताइवान, चाइना मिलिट्री सेज। ठीक है। अब हमें पता है कि जैसे जो चाइना है, चाइना के बिल्कुल राइट हैंड साइड पे एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है ताइवान, जिसको चाइना अपना पार्ट मानता है। और जब अब
इसीलिए ताइना को लेकर ना जापान और चाइना की लड़ाई चल रही है। अब जापान इसमें कैसे आया? जापान का मेन रोल क्या है कि जब 1895 से 1945 का टाइम चल रहा था, तो ये जो ताइवान जो होता था, ये जापान का ही पार्ट होता था। ये जो ताइवान था, इट वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ जापान, ठीक है? तो लेकिन 1945 जब सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब यूएसए ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर वो न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक कर दिया, उसके कारण जो जापान हार गई थी। अब जापान के हारने के बाद ताइवान भी उनके हाथ से चला गया। अब इसलिए चाइना ने कब्जा कर लिया है ताइवान पर। लेकिन एक इमोशनल एस्पेक्ट था जापान का थ्रू ताइवान के थ्रू जापान का एक इमोशनल एस्पेक्ट था। इसलिए जब भी अब चाइना चाहता है कि वो ताइवान को अपने अंडर ले ले, तो हमेशा जापान उसको बोलता है कि आप ताइवान पर अटैक नहीं कर सकते, वो भी एक इंडिविजुअल कंट्री है। तो जापान है वो हमेशा हेल्प करता है ताइवान की, ठीक है? और ताइवान के ना, अब इसलिए जापान ने सोचा कि ताइवान के पास ना एक छोटा सा आइलैंड है जिसको बोलते हैं यूनागुनी आइलैंड। अब ये जो यूनागुनी आइलैंड है, ये ताइवान से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये जो 100 किलोमीटर की दूरी पर इसलिए है, तो जापान ने सोचा कि वो ये यूनागुनी आइलैंड पे जाएंगे और वहाँ पर अपनी मिसाइल्स बिछा देंगे। इसलिए जब भी कभी चाइना ताइवान पर अटैक करेगा उसको चाइना में शामिल करने के लिए, तो वो आगे से यूनागुनी आइलैंड से जापान अटैक कर देगा चाइना पे, ठीक है? जिससे वो ताइवान को बचा पाएंगे। तो ये था मेन प्लान जापान का, ठीक है? लेकिन अगर अब इसमें ना ट्रंप की एंट्री होती है। अब ट्रंप ने इसमें क्या बोला? ट्रंप ने बोला कि ट्रंप अर्ज्ड जापान तकाइची नॉट टू एग्रीवेट चाइना's डिस्प्यूट सोर्सेज से। अब जो हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जापान की जो प्रेसिडेंट है, एक फीमेल प्रेसिडेंट है उनकी जापान की, जिनका नाम है सनाए तकाइची। सनाए तकाइची एक ऐसी प्रेसिडेंट है जिनकी बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी है, ठीक है? वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड स्टेप्स लेती हैं। तो इन्हीं बोल्ड स्टेप्स में उन्होंने सीधा टक्कर ले ली चाइना से। अब चाइना और जापान की अगर हम बात करें, चाइना और जापान में आपस में चलता है ट्रेड, बहुत अच्छा ट्रेड चलता है, अराउंड $300 बिलियन का ट्रेड चलता है। इस ट्रेड को भी पीछे करते हुए जापान ने ये सोचा कि वो चाइना पर अटैक करेंगे ताइवान के लिए। ताइवान उनका एक इमोशनल एस्पेक्ट था, इसलिए जापान ने सोचा कि वो चाइना पर भी अटैक कर देंगे डिस्पाइट डूइंग द ट्रेड विच इज़ अबाउट $300 बिलियन, ठीक है? जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेड है, ठीक है? तो मेन बात ये थी कि वो जापान यूनागुनी आइलैंड पे जाएगी, वहाँ पर अपनी मिसाइल को डिप्लॉय करेंगी, उनकी मिसाइल की यूनिट को डिप्लॉय करेंगी, और फिर अगर कभी चाइना अटैक करेगा ताइवान पर, तो जापान आगे से काउंटर अटैक कर देगी चाइना के ऊपर, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की फिफ्थ न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी सिक्स न्यूज़ पे। तो आज की सिक्स न्यूज़ है, ओरामाइन इन इंडियन फूड, व्हाई अ बैंड डाई कीप्स रिटर्निंग। अच्छा, अब ना ओरामाइन ना एक तरह का केमिकल होता है। अब ये जो केमिकल है ना, ये आजकल पाया जा रहा है हमारे खाने पीने की चीज़ों में, स्नैक्स में पाया जा रहा है, और भी जैसे हम चिकपी जो वगैरह ऐसी पल्सेस होती हैं, इसमें एक ग्राम चिकपी और भी बहुत सारी पल्सेस, इसमें ना ओरामाइन करके एक एलिमेंट है, ये पाया जा रहा है। अब ये जो ओरामाइन है, इसका यूज़ क्या है? पहले इसका इफेक्ट देखते क्या होगा। अगर ये जो ओरामाइन अगर किसी भी आपके खाने के प्रोडक्ट में पाया गया ना, तो आपके लीवर, आपकी किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपके लीवर और किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इसके साथ साथ इसका एक पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक रिस्क भी है। पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक रिस्क का क्या मतलब होता है? इससे खतरा हो सकता है कि आपको कैंसर भी हो सकता है, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि ओरामाइन क्यों पाया जा रहा है। अब हम ओरामाइन की बात करें, तो ओरामाइन का यूज़ क्या है? ओरामाइन का जनरली यूज़ होता है एक ऐसा ब्राइट कलर देने के लिए। अब जैसे हम चिकपीस को हम दूर से देखेंगे तो हमें बहुत सारा ब्राइट दिखते हैं। अब वो जो ब्राइट दिखते हैं, वही दिखाता है कि इसमें ओरामाइन है। अगर उसका हम केमिकल एलिमेंट का कॉम्पोजिशन चेक करेंगे, तो उसमें ओरामाइन मिल जाएगा। अब लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, मतलब फेक यूज़ किया जा रहा है। तो मेन बात ये है कि ओरामाइन का एक्चुअल यूज़ क्या है? ओरामाइन का एक्चुअल यूज़ होता है टेक्सटाइल की डाइंग में, मतलब कपड़ों के डाई करने में। इसके अलावा बात की जाए लेदर की प्रोसेसिंग में, शूज़ बनाने में, ठीक है? लेदर के शूज़ बनाने में, और वहीं पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका बहुत बड़ा यूज़ है। लेकिन अगर यही चीज़, जो ओरामाइन चीज़, इन कामों में यूज़ ना होकर वो फूड की, स्नैक्स की चीज़ों में आने लग जाएगी, तो उससे बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। उससे हमारे लिवर पर खतरा होगा, हमारी किडनी पर खतरा होगा, और हमें पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक रिस्क भी होगा, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की सिक्स न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी सेवंथ न्यूज़ पे। आज की सेवंथ न्यूज़ है, आफ्टर कंप्लेंट्स फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, सीएसएफ ऑल्टर्स टेन्योर एंड पोस्टिंग पॉलिसी एट पार्लियामेंट। अच्छा, ये थोड़ी सी फनी न्यूज़ है। फनी न्यूज़ ये है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। अब पहले हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट का था। पार्लियामेंट तीन चीज़ों से बनता है, पहला प्रेसिडेंट, फिर लोकसभा, और फिर राज्यसभा। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तब बनता है पार्लियामेंट, ठीक है? अब पार्लियामेंट का काम क्या है? पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर रूल्स बनाए जाते हैं। अब रूल्स कैसे बनते हैं? कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सभी एक किसी टॉपिक पर बातचीत होती है, उसके आपस में रिस्पॉन्सेज एक दूसरे से एक्सचेंज किए जाते हैं, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि इस रूल को रखना है कि नहीं रखना, ठीक है? तो यही बात है इसी में ना। तो वहाँ पे जो पार्लियामेंट के बाहर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, वो करती है सीआईएसएफ। अब सीआईएसएफ का मतलब क्या होता है? सीआईएसएफ का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी वर्कफोर्स, सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। CSF का मतलब क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है ना, इसका मेन काम है कि मेंबर जो पार्लियामेंट है उसके बाद सेफ्टी देना। अब ऐसा ऐसे क्यों है कि एक बार की बात है कि जब दिसंबर 2023 के अराउंड ना कुछ लोगों ने सिक्योरिटी को ब्रीच कर दिया था। तो उस टाइम ना यहाँ पर CISF ने अपनी सिक्योरिटी देती थी। तब वहाँ पर पार्लियामेंट बॉर्डर पुलिस करके एक पुलिस होती थी, तो वो अपनी सिक्योरिटी देती थी। तो ये जो कारनामा हुआ कि एक सिक्योरिटी का ब्रीच हो गया था 2 लोगों के द्वारा पार्लियामेंट में दिसंबर 2023 में। तो इसी के कारण CISF को लेके आया गया, जिसको वो हम बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और इसका मेन काम ये था कि पार्लियामेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। लेकिन अभी पीछे एक बात हुई कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे MM अब्दुल्ला। अब उनको ना फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अब उनको एंट्री नहीं दी गई पार्लियामेंट में, क्योंकि जो नए CSF के लोग थे सिक्योरिटी में, उनको पता नहीं था कि कौन, क्योंकि उनको इतने सारे अराउंड 550 लोकसभा और राज्यसभा में 250, ऐसे टोटल अराउंड 700 प्लस 700 प्लस लोग आते हैं पार्लियामेंट में। तो अब किसी को पता नहीं है कि कौन कितने लोग आ रहे हैं, तो किसी का नाम नहीं याद होता तो एग्जैक्टली कि कौन आ रहा है, ठीक है। तो एक इसी गलती के कारण जो MM अब्दुल्ला थे, उन्होंने बाद में उसके सिक्योरिटी मतलब उन्होंने केस कर दिया। उन्होंने बोला कि ऐसे उनके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया गया है, उनको एंट्री नहीं दी गई, बल्कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, फिर भी उनको एंट्री नहीं दी गई। तो इसी चीज़ में CSF ने क्या किया, CSF ने जो उनके सिक्योरिटी फोर्स थी उसकी जो ट्रेनिंग पीरियड था पार्लियामेंट में, जिसमें वो सिक्योरिटी देंगे, वो 3 ईयर का चेंज करके उसको 4 साल का कर दिया। पहले वो 3 साल के लिए पार्लियामेंट में अपनी सिक्योरिटी देते थे, लेकिन अब उनको 4 साल दे दी गई। 1 साल इसलिए बढ़ा दिया गया ताकि उनको सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का पता लग जाए और वो सही लोगों को एंट्री दे पाए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की 7th न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी 8th न्यूज़ पे। 8th न्यूज़ है कि हांगकांग फायर डेट किल्ड एटलीस्ट 94 अंडर कंट्रोल बट हंड्रेड्स मिसिंग। अब हांगकांग में ना एक ऐसे 3 बिल्डिंग्स थी जहाँ पर लोग रहते थे, ठीक है। तो एक अपार्टमेंट टाइप बिल्डिंग जैसे होती हैं वैसे बिल्डिंग थी। तो अराउंड 94 लोगों की उसमें डेथ हो गई और हंड्रेड्स ऑफ लोगों की बॉडीज जो है वो मिसिंग है। अब ऐसा हुआ क्यों? फायर का मेन रीज़न क्या था? फायर का मेन रीज़न था बैम्बू स्काफ होल्डिंग। अब बैम्बू स्काफ होल्डिंग क्या होता है? बैम्बू स्काफ होल्डिंग होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बिल्कुल आउटर साइड पे हमने कुछ ऐसे बैम्बूस लगा दिए जिससे जो लेबर लोग हैं वो उसके ऊपर चढ़कर मेंटेनेंस जो है बिल्डिंग की वो कर सकें। अब वो बिल्डिंग की मेंटेनेंस करने के चक्कर में कुछ ऐसा हुआ कि वायरिंग्स का कुछ आपस में इंटरचेंज हुआ, जिसके कारण फायर आउट बर्स्ट हो गया। अब जो फायर आउट बर्स्ट हो गया इसके कारण बहुत ज़्यादा आग बढ़ गई और जो बैम्बू स्काफ होल्डिंग थी उसकी वजह से फायर और बढ़ गई। अब उस फायर के बढ़ने के चक्कर में तीनों बिल्डिंग्स में आग लग गई और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। तो बैम्बू स्काफ होल्डिंग के कारण एक मैसिव फायर हांगकांग में लगी, जो कि थी ताइपो कॉम्प्लेक्स के अराउंड थी। जो एक हांगकांग में जगह ताइपो कॉम्प्लेक्स वहाँ पर थी। ये जो बैम्बू स्काफ होल्डिंग थी इसकी वजह से और आग बढ़ गई, क्योंकि ये एक वुडन की चीज़ थी। बैम्बू स्काफ होल्डिंग जो था एक वुडन की चीज़ थी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की 8th न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी 9th न्यूज़ पे। तो आज की हमारी 9th न्यूज़ और लास्ट न्यूज़ है, इंडिया एंड इंडोनेशिया मेक प्रोग्रेस ऑन ब्रह्मोस डील, डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल क्या है। ब्रह्मोस मिसाइल हमारी इंडिया और रशिया के द्वारा बनाई गई एक मिसाइल है, जो कि इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर बनाया। तो इसकी रेंज अराउंड 800 to 900 किलोमीटर है। इसकी स्पीड अराउंड 3700 किलोमीटर पर आ रहा है। तो ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया ने आपस में मिलकर बनाई है। इंडिया और रशिया ने आपस में मिलकर बनाई है और अराउंड, अब इंडिया ने ना इस मिसाइल को पहले भी दिया है। इंडिया ने पहले भी ये मिसाइल का एक्सपोर्ट किया है, वो किया था फिलीपींस के साथ। लेकिन अब इंडिया इसका एक्सपोर्ट करेगी थ्रू इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया को भी इंडिया ने सोचा था कि देंगे। अब जैसे 2025 के स्टार्टिंग में 26 जनवरी को जो हमारे चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे परेड में, वो थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, जिनका नाम था प्रोबावो सुबियांतो। अभी जो प्रोबावो सुबियांतो थे ये इंडिया आए 2025 की जो 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड थी उसमें, ताकि एज ए चीफ गेस्ट, और एज ए चीफ गेस्ट के साथ साथ उनसे बात भी की गई कि आप हमारा ब्रह्मोस मिसाइल का ले लीजिए, ब्रह्मोस मिसाइल आपस में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो इंडिया ने ये बात कर ली। अब लेकिन ये बात जनवरी में हुई थी कि जो इंडोनेशिया उसको ये हमारी ब्रह्मोस मिसाइल दी जाएगी बाय इंडिया। लेकिन अब नवंबर का भी एंड आ गया, अब नवंबर के एंड तक उनको मिसाइल नहीं मिली। अब ऐसा क्यों हुआ? मेन बात ये कि इंडिया और रशिया ने दोनों ने मिलकर ये मिसाइल बनाई है। अभी इंडिया ने तो अप्रूवल दे दिया कि ये हम मिसाइल दे देंगे इंडोनेशिया को, लेकिन जो रशिया है उसने अपना अप्रूवल नहीं दिया। उसने अपना अप्रूवल देने में बहुत टाइम लगा दिया। अब इंडिया ने अप्रूवल दे दिया, लेकिन रशिया ने अप्रूवल क्यों नहीं दिया, हमें ये जानना है। रशिया ने, ये बिल्कुल डेप्थ वाली बात है कि रशिया ने अप्रूवल क्यों नहीं दिया।
मेन रीज़न ये है कि जो इंडोनेशिया ना, इंडोनेशिया में बहुत सारे चाइना के एजेंट्स रहते हैं। अब चाइना के एजेंट्स, जैसे हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जैसे रॉ के एजेंट्स होते हैं ना, जैसे वो अलग-अलग कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ की खबर देते हैं इंडिया को। रॉ का मतलब होता है रॉ एंड एनालिसिस विंग, ऐसे करके बोलते हैं। तो वहाँ के जो रॉ के एजेंट्स होते हैं, वो बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ की इन्फॉर्मेशन इंडिया को प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही चाइना के बहुत सारे एजेंट्स इंडोनेशिया में हैं। तो इंडोनेशिया में जो चाइना के एजेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, वो ब्रह्मोस मिसाइल के जो भी डाटा है, जैसे वो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई है, उस वो लीक कर देंगे। वो लीक करके चाइना को भेज देंगे और चाइना यूज़ करेगा एक कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। वो रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज़ करेगा और जैसे उनको वो डाटा मिलेगा, वो चाइना की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे है वैसे इंडिया से, और इंडिया और चाइना रशिया से, कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज़ करेगा। उसको पता लग जाएगा कि कैसे बनाई है, वो वैसी ही सेम मिसाइल बना लेगा। अब वही जो सेम मिसाइल बनाएगा, फिर वो इंडिया और रशिया के खिलाफ यूज़ करेगा चाइना। ठीक है, तो मेन बात ये थी। अब लेकिन अब हम जैसे अब हमने बात किया कि अगले साल इसकी डील डन हो जाएगी। अब डील इसकी डन क्यों हो जाएगी अगले साल, कि अब रशिया को ट्रस्ट आ गया है इंडोनेशिया के ऊपर। ऐसी बात नहीं है, रशिया ने सिर्फ दो चीज़ें की हैं जिसके कारण अब जो इंडोनेशिया ने सिर्फ दो चीज़ें की हैं जिसके कारण रशिया को उनके ऊपर ट्रस्ट आ गया। पहली चीज़ ये थी कि इंडिया और रशिया अच्छे दोस्त हैं। तो जब वो एज एन चीफ गेस्ट आए इस साल की रिपब्लिक डे परेड पर, 2025 की रिपब्लिक डे परेड पर, तो ऐसे ही रशिया का ट्रस्ट भी बना कि इंडिया का ट्रस्ट है तो रशिया का ट्रस्ट भी है। ठीक है, और दूसरी चीज़, जो इंडोनेशिया उसने ज्वाइन कर लिया ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब होता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत, अब तो पहले से सिर्फ 5 कंट्रीज थी लेकिन अब बहुत सारी कंट्रीज आ गई हैं, उसमें उसका एक मेजर पार्ट इंडोनेशिया भी बन चुकी है। तो जो ब्रिक्स होती है, इसका मतलब होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके अलावा भी 4-5 कंट्रीज और हैं। ठीक है, ये ऐड हो गई हैं और इसमें इंडोनेशिया भी है। अब अब जो इंडोनेशिया वो भी ब्रिक्स में ऐड हो गया। तो अब इसमें रशिया भी, इंडिया भी है, दोनों ने देखा कि हाँ इंडोनेशिया अच्छा यूज़ कर रहा है, तो इंडोनेशिया अब चाइना के एजेंट्स का भी ध्यान रखेगा। उनके तरफ ये जो इन्फॉर्मेशन है ब्रह्मोस मिसाइल की, वो नहीं पहुंचने देगा। तो इसलिए अब दोनों का अप्रूवल आ गया। तो मेरे अकॉर्डिंगली नेक्स्ट ईयर तक ये जो डील है ये डन हो जाएगी। इसके अलावा बात की जाए तो क्या कोई और नेशन है फिलीपींस और इंडोनेशिया के अलावा जो कि ब्रह्मोस मिसाइल लेना चाहता है? तो हाँ, इसका आंसर हाँ है। तो वो कंट्री है वियतनाम। वियतनाम भी चाहती है कि वो इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल ले ले। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की लास्ट न्यूज़। तो चलते हैं अब अपने होमवर्क पे। आज का होमवर्क है, इन विच होस्ट सिटी डिड द इंडियन शूटिंग टीम विन 16 मेडल्स एट द 2025 डेफ ओलंपिक्स। ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।